लास्ट टॉपिक आपका है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? दिखने में बेटे बहुत टफ लगता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आज बता देता हूँ। दिखने में इतना टफ लगता है बच्चों को, और ये दिखने में लगता है, और क्वेश्चन इतने आसान है कि आप खुश हो जाओगे। इसके क्वेश्चन विदाउट किसी फॉर्मूले के करोगे आप। सबसे बड़ी बात ये देखना, इसमें फॉर्मूले बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, है ना, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है इसकी। कुछ नहीं, बस थ्योरी आपको समझाऊंगा, समझ नहीं है दिमाग में फिट। बेटे समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे ना, तो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर भी चलेगा। जब आप होता है ना, उसमें नॉर्मल फॉलो करता है वो, तो मैं वहां पर भी हमें पढ़ा, इसलिए थ्योरी बेटा पढ़ाना जरूरी है मेरे को, है ना। थ्योरी आती कुछ नहीं है, बस समझ लो थ्योरी को एक एक करके अच्छे से, एक एक कंसेप्ट समझना बेटे, ठीक है। नॉर्मल कर्व क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन वो क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनेगा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसके, है ना, बेसिक प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस। बेटे ये टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक आता है आपका एग्जाम, देखिए वाला। तो इसको आप बेटे ये समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है ना, इस तरह से समझना से आप। तो देखो, इन दिस लेक्चर 12 वी विल लर्न अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर सेकंड, बेसिक्स अबाउट द नॉर्मल कर्व्स। नॉर्मल कर्व्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंसेस। ठीक है बेटे, ये पूरा का पूरा लेक्चर टोटली थ्योरी पे बेस्ड है बेटे, है ना। और जो काम काम की थ्योरी मैं बताता रहूंगा मैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हैं इसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो बेटे, इट इज आल्सो नोन एज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है बेटे। इट इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आप पढ़ रहे थे बायनोमियल पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कैसे थे, डिस्क्रीट थे, यहाँ पर कंटिन्यूअस है। ए बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स, और इसे पी एक्स लिख सकते हो, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ठीक है, वेयर एन बिकम्स इनफाइनाइटली लार्ज, approaches as a limit to so called normal probability density function। क्या बना आपका, fx is equal to 1 upon under root 2 pi n p q e to the power minus x minus n pi to the power 2 upon 2 n p x। अब देखो बेटे, for a binomial distribution mean and variances are given by, mean क्या होता है आपका np, एंड वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर npq, ठीक है। तो बेटे यहाँ से एस डी क्या बनेगा, एस डी आप अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट npq, ठीक है। सो द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व बिकम्स, क्या बना बेटे, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको आपने लिख दिया सिग्मा, तो क्या बनेगा सिग्मा, ये है ना एन पी क्यू, तो बेटे अंडर रूट एन पी क्यू आपका सिग्मा बन गया, तो आपका अंडर रूट एन पी क्यू बाहर आ जाए, सिग्मा हो गया, सिग्मा 1/2 पाई बाहर आ गया, ई टू द पावर 1/2 एक्स माइनस म्यू, बेटे ये आपका म्यू है, और अपॉन एन पी क्यू, एन पी क्यू बेटे क्या है, एन पी क्यू है ना, तो एन स्क्वायर क्या होता है एन पी क्यू, ये आपका सिग्मा होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ठीक बेटे, ई टू दी पावर, सॉरी बेटे, ई टू दी पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो बेटे ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी बताया था आपको, याद है ना। ये बेटे आपका बन गया, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, x लाइज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, म्यू एंड जो है ना, म्यू बेटे मीन होता है, तो मीन की बेटे वैल्यू, मीन भी रियल नंबर होता है आपका, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बीच में हो सकता है आपका, ठीक है बेटे। बेटे ध्यान रखना, सिग्मा आपका एच डी होता है, एच डी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, अब नोटेशन देखो बेटे क्या है, इफ ए वेरिएट एक्स हैज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सो ब्रीफली बेटे कैसे लिख सकते हैं इसको, एन क्या लिख सकते हैं ब्रीफली, इट कैन बी पुट एज एन म्यू इनटू, सॉरी म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और बेटे कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं एन म्यू सिग्मा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका नोटेशन होता है, याद है ना आपको, बायनोमियल को कैसे लिखते थे, बायनोमियल को, बायनोमियल का था बी एन पी, ठीक है। पॉइजन का क्या था, पी एम, ठीक है। नॉर्मल का क्या होता है नोटेशन, एन म्यू सिग्मा स्क्वायर और एन म्यू सिग्मा भी लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व, इट इज वेल शेप,
एंड सिमेट्रिक अबाउट द मीन दैट इज x इज इक्वल टू अबाउट x इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, इसके किस वेल शेप टाइप का होता है ये, है ना। देखो एक्चुअल में यहाँ बताया इसके बारे में ग्राफ। ठीक है बेटा, देखो वेल शेप है ना बेटा, है ना, उसी शेप का है ना। अच्छा देखो, टू टेल्स ऑफ द कर्व एक्सटेंडेड टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है बेटा ये वाला, और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो बेटा ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ, क्योंकि डायग्राम में इतने बना सकते हैं। ठीक है ना। एंड ग्राफिकली अप्रोच द एक्स एक्सिस बट नेवर मीट इट। तो बेटे कभी मीट नहीं करता एक्स एक्सिस। देखो ना, इस तरह से चलता चला जाएगा आपका। देखो इसमें डायग्राम बनाऊंगा, सिंपल द्वारा बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो बेटा इस तरह से बनता है आपका ना, तो कभी मीट नहीं करेगा ना, इस तरह से चलता रहेगा। वेल शेप होगा ना बेटे, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, इस तरह से चलता रहता है, पर कभी, है ना, एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं करता, कभी ना इनफाइनाइट पे मीट नहीं करता। तो आपका ये माइनस इंफिनिटी तरफ जाएगा और प्लस इंफिनिटी, ये बता रहा है। ठीक है, बस समझ लो इसे अच्छे से। द कर्व इज यूनिमॉडल एंड मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड विद मीन। बेटे मीन कोइंसाइड करता है, तभी तो आपका बेल शेप कर्व आता है, x इज इक्वल टू म्यू, ऐसे यहाँ पे भी x इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, द लाइन x इज इक्वल टू म्यू डिवाइड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एबव x एक्स इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना बेटे। देखो ये लाइन क्या करती है, नॉर्मल कर्व जो होता है ना, ये लाइन x इज इक्वल टू जो म्यू लाइन है वो क्या करती है, नॉर्मल कर्व को टू पार्ट में डिवाइड करती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दोनों पार्ट का बेटे, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, दोनों पार्ट है ना बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ सेम होता है, क्योंकि डायग्राम आपको सेम नहीं दिख रहा, बट दोनों का क्या होता है, नॉर्मल कर्व होता है ना, वो आपका सिमेट्रिक होता है। ठीक है, 10 द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कोइंसाइड विद इट्स मॉड। याद आ रहा है, नॉर्मल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मीन मॉड और मीडियन कोइंसाइड करते थे आपको। ठीक है, याद है ना। द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन एनी टू ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2 रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इनटू द गिवन इंटरवल। बेटे याद आ रहा है ना, अगर आपको बेटे कोई भी एरिया निकालना है, तो एरिया मतलब क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी होती है, याद आ रहा है आपको, x1 और x2 लिख दिया, तो याद हम क्या लिखते थे इसको, x1 टू x2 f ऑफ dx, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको ना, तो क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी। अच्छा, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व अबाउट x एक्सिस इज यूनिटी। बेटे इसका एरिया कितना होता है, जो अंडर द नॉर्मल कर्व, इसका जो एरिया होता है वो एरिया आपका 1 होता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इसे लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, मतलब टोटल एरिया क्या होता है आपका 1 होता है। दैट मीन्स 0.5 इधर एरिया होता है और 0.5 एरिया इधर होता है आपका। टोटल एरिया कितना होता है आपका, यूनिटी होता है, 1 होता है। इसको प्रूव भी करेंगे हम इसको। ठीक है बेटा, ये आपने बेसिक पढ़ लिया। ठीक है, बस बेटा इसको बेसिक समझने के लिए मैंने बोला है, कोई आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब समझना है आपको। क्लियर है। अच्छा, अब बेटे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा ये वाली फॉर्म है ना, काफी टिपिकल हो जाती है ना क्वेश्चन करने के हिसाब से, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू दी पावर -1 अपॉन 2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना बेटे। ये क्वेश्चन करने के लिए काफी ये टफ हो जाती है ये वाली फॉर्म हम। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, बेटा जो वैल्यू गिवन है ना वाली, ये इसको लेट कर लेते हैं, कैपिटल जेड एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। देखो if x is the normal random variable with mean mu and standard deviation sigma, then the random variable z, बेटे z लिखा है तो बेटे कैपिटल z लिखा है तो बेटे इसको कैपिटल x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब कैपिटल z लिखा तो मैं इसको कैपिटल x लिख लूं, कैपिटल z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हैज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। बेटे क्या हो जाएगा, मीन बेटे अब 0 हो जाएगा, मीन 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इसी को हमने वेरिएबल ले लिया तो z इज इक्वल टू 0 बन गया ना बेटे यहाँ पे सिंपल। वैसे तो z इज इक्वल टू क्या था आपका, वैसे तो बेटे यहाँ पर क्या था, x इज इक्वल टू म्यू था, है ना, और हमने क्या निकाला, z इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, z 0 नहीं बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर z जाएगा बेटे आपका, इधर प्लस z बन जाएगा, इधर माइनस z बन जाएगा आपका, ऐसे तो चलेगा ना आपका। अब x और आपका फंक्शन किसमें बन जाएगा, अब एफ जेड में फंक्शन बनेगा आपका, है ना।
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा बेटे, अब आपका ST 1 हो जाएगा। द रैंडम वेरिएबल Z इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्लियर? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्या बन जाएगा बेटे अब ये फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी FZ इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई और e टू दी पावर -1 अपॉन 2 Z स्क्वायर बन जाएगा बेटे आपका। अब आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बेटे मीन 0 हो गया आपका, मीन 0 लिख दोगे आप और उसका और जो SD 1 हो जाता है SD, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा 1 अपॉन √2 पाई e की पावर -1/2 Z स्क्वायर। अब बेटे इससे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, इसकी टेबल हमारे पास पता है, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान रखना, इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर, इसमें कोई पैरामीटर नहीं आ रहा, देखो मतलब सिग्मा म्यू आ रहा है, नहीं आ रहा इसमें। दिस हेल्प अस टू कंप्यूट द एरिया अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व गिवन बाय द मेकिंग यूज ऑफ स्टैंडर्ड टेबल। देखो बेटा ये स्टैंडर्ड टेबल है आपकी, ये टेबल है बेटे आपकी, देखो वही वाला है ना, देखो टेबल 1 अपॉन कर्व, देखो 1 अपॉन √2 पाई 0 टू Z e टू दी पावर -Z स्क्वायर बाई 2 इंटू DZ। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा हम एरिया निकालना है तो इसलिए इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो इसको समझना टेबल को, ये आपका Z है FZ, ठीक है। इधर बेटे Z पॉजिटिव है आपका, इधर Z पॉजिटिव है, इधर Z आपका नेगेटिव है। वो एरिया बेटे हमने एक तरफ का ही बनाया, सीधे 0 से Z तक लिख दिया है ना, 0 टू Z। एक तरफ का क्यों बनाया, इसका रीजन अभी आपको बताएंगे, क्योंकि बेटा सिमेट्रिक होता है, आपको पता है Z इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू और Z इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालोगे और Z इज इक्वल टू -1 वैल्यू का सेम वैल्यू निकलेगी, तो इसलिए हम हमेशा एक तरफ की वैल्यू लिखते हैं सारी, है ना। टेबल हमने पॉजिटिव साइड में बनाई 0। अब देखो बेटा, देखना ये Z आपका इधर Z है और ये क्या है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है Z इज इक्वल टू 0.1, 0.2 मतलब ये वाला 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1 होगा बेटे कहीं पर, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे बेटे चलता देखो, है ना। और फिर अगर 2, फिर 2.1, 2.2 बेटे 3.1 तक बनाया हमने, क्योंकि बेटे 3.1 में आपका लगभग 99% एरिया आ जाता है आपका, 99% एरिया आपका आ जाता है लगभग, है ना। ये हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे बेटे, सारा थ्योरी में मैंने सब प्रूफ कर रखा है सारा। तो सबसे पहले है ना टेबल, आप चाहिए आपको Z इक्वल टू 1.05 चाहिए बेटे आपको। तो कैसे देखोगे 1.05 की वैल्यू, देखो देखो बेटा 1 तो ये हो गया आपका, देखो 1 तो बेटा ये हो गया 1, अब 0.5 के लिए कौन सा देखो, देखो बेटा 1 तो आपका ये हो गया, देखो ये वाला 1 हो गया आपका, और आपको देखना है 1.05। तो देखो बेटा कैसे देखोगे, 1 तो बेटा प्लस 0.05, अब 0.05 बेटे इधर से देखोगे आप, 0.05 कहाँ पे ये रहा, तो बेटा देखो बेटा 1 तो ये हो गया आपका और 0.05 ये हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग बेटे एरिया क्या बन जाएगा, जो एरिया दे रखा है क्या वैल्यू निकलेगी, इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलेगी बेटे FZ की जो वैल्यू क्या निकलेगी, एरिया की वैल्यू निकलेगी 0.3531, ठीक है। अब बेटे और नेक्स्ट वैल्यू बताओ, सपोज आपको वैल्यू चाहिए 1.35 चाहिए बेटे आपको, सपोज करो 1.35 चाहिए वैल्यू आपको, तो देखो बेटा 1 तो यही हो गया आपका, है ना 1.35, तो देखो बेटा 1.3 तो बेटा ये हो गया, देखो 1.3 दिख रहा है आपको, देखो 1.3 दिख रहा है ना सबको, 1.3 जो हो गया, और बेटे आपको देखना है 1.35, तो बेटे 1.35 देखो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वाली क्या वैल्यू आ जाएगी, सिक्वेंस वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4115। अब बच्चा नेक्स्ट बताओ बेटा, मैं लिख रहा हूँ 2.95 चाहिए बेटे आपको वैल्यू, 2.95 चाहिए, तो 2.9 तो बेटे ये रहा देखो 2.90 बेटे आपका, और 2.95 चलो 96 कर देता हूँ बेटे इसको, है ना, क्योंकि आपको 5 बाद में देखने हैं, ठीक है बेटा। हाँ तो 2.96, तो देखो बेटा 2.9 तो ये हो गया, अब हम इसी में चलना है, हमें इस वाले में हमें चलना है बेटे, है ना। आप देखो 2.9 ये तो 5 हो गया, ये वाला 5 वाला देखो बेटा, ध्यान रखना टेबल, ये वाली टेबल है, देखो मैंने आधी टेबल यहाँ बना रखी 1.5 तक, फिर 1.6, 1.7 यहाँ बना रखी, ठीक है बेटा। तो ये आपका देखो ये 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, है ना बेटे, और 0.9
1.09। तो देखो आपको क्या चाहिए 1.96, तो देखो बेटा 1.96 आपका ये हो जाएगा, ठीक है बेटा 1.96 तो बेटा आपका ये हो गया, और 1.9 तो ये हो गया 6 बेटा ये वाला हो जाएगा आपका। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, वैल्यू आ जाएगी करस्पॉन्डिंग 0.4985, 4985 वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर है बेटे? तो टेबल देखना आप पे आया अच्छे से, बताओ बताओ बच्चों, टेबल देखना आपको आया अच्छे से? देखना आगे बेटे, टेबल देखना सीख लिया तो बेटे सब कुछ सीख लिया आपने। हम सारे क्वेश्चन हम इसी पर बेस्ड टेबल से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत सबसे आसान टॉपिक आपका ये होना चाहिए, सबको सबसे आसान। थ्योरी लंबी चौड़ी मानता हूँ, लंबी चौड़ी थ्योरी है बेटा, थ्योरी का देखो कुछ भी यूज नहीं करेंगे आप, बस हम ये टेबल यूज करेंगे, एरिया निकाला करेंगे बस हर एक में, ठीक है ना? चलो अब बेटे, अब हम थोड़ी थ्योरी को जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको, ठीक है? यहाँ तक बेटे हम आ गए। देखो ये बेटे हमारा स्टैंडर्ड, देखो बेटा फायदा क्या था, जैसे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया तो हमारे पास टेबल प्रेजेंट थी इसकी। अब हम जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं तो बहुत इजीली हो गया हमारा, तो काम करना है ना, प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो गया। चलो अब नेक्स्ट चलते बेटा, नेक्स्ट। अब देखो बेटा प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन कैपिटल X लेस देन कैपिटल X2 क्या होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 fx into dx, ठीक है? अच्छा बेटे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी अपने 1/σ√2 पाई x1 x2 आपका कुछ वैल्यू होगी e टू द पावर 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब बेटे इसको आपने अभी कन्वर्ट किया था तो क्या बन गया था, ये 1/√2 पाई बन गया था। और बेटे ये x1 x2 जब हमने दिया z1 z2 क्योंकि हमने जैसे x1 वैल्यू पुट कर देंगे तो z1 आ जाएगा आपका, है ना? x2 पुट कर देंगे तो आपका z2 आ जाएगा। तो बेटे z1 z2 बन गया e की पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर dz। क्यों लिखा बेटे हमें? क्योंकि इस फॉर्म की हमें टेबल पता है। तो दैट मीन्स बेटे कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 0 टू z2 माइनस 0 टू z1 लिख सकते हैं बेटे, ठीक है? तो बेटे सिंपल याद रखना, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपको बेटे पॉइंट पर निकालनी है। x1 कैपिटल X x2 इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटे? करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एट z2 माइनस प्रोबेबिलिटी z1 बन जाएगा। सिंपल बेटे ध्यान रखना, इस पॉइंट पर जो बेटे z की वैल्यू है उसमें से इस पॉइंट पर z की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी जी। तो बस आपको याद रखना है, दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल और द एरर फंक्शन ड्यू टू इट्स यूज इन द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग एंड थ्योरी ऑफ एरर, ठीक है बेटा? इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो हमारी थ्योरी ऑफ सैंपलिंग और थ्योरी ऑफ एरर की यूनिट है, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है हमें, इसलिए हम इसे स्किप नहीं कर सकते, पता होना चाहिए हमें ना, एफ जेड ही होता है आपका। क्लियर है? अच्छा बेटे मैंने आपको बताया था कि 4 टर्म होते हैं, चाहे तो हम इनको इंक्लूड करें दोनों को, पॉइंट को, हमने 1 इंक्लूड किया, हमने सेकंड को एक्सक्लूड किया, हमने बेटे फर्स्ट को इंक्लूड किया, सेकंड को एक्सक्लूड किया, या दोनों को बेटे एक्सक्लूड करें। ऑल केसेस में वैल्यू क्या होती है? सेम वैल्यू आती है, बताया था ना मैंने आपको, ऑल केसेस में वैल्यू सेम आती है ना। अच्छा बेटे अगर प्रोबेबिलिटी माइनस z1 आ जाए आपका तो क्या बनेगा? 1 माइनस पी z1 होता है प्रॉपर्टी, ये बेटे फॉर्मूला है। अब अच्छा बेटे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या होता है आपको याद है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फंक्शन अभी भी निकालते हो तो बेटे क्या करते थे आप? n से मल्टीप्लाई कर देते थे बस, खाली कैपिटल n क्या होता है? समेशन f होता है। एप्लीकेशन कहाँ बेटे इसका एप्लीकेशन? दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स कंसर्निंग कैलकुलेटिंग the error made by the change in experimental measurements. Second है computation of hit probability of a suit. Statistical inference in almost every branch of the साइंस, इन बेटे इनका एप्लीकेशन है। अब देखो बेटे मैंने यहाँ बना के दिखाया आपको, देखो वैल्यू हमारी क्या है? z इज इक्वल x इज इक्वल टू म्यू होता है बेटे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा। ऐसे बेटे इधर x माइनस x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, ये होगा x माइनस x इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 सिग्मा और x इज इक्वल टू म्यू माइनस 3 सिग्मा। अच्छा बेटे ये z इज इक्वल टू z की वैल्यू होती है आपकी ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है बेटा? जब x इज इक्वल टू म्यू पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z की वैल्यू 0 आ जाएगी जब x इज इक्वल टू म्यू होगा, ठीक है बेटा? हाँ जब x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा होगा तो बेटे z की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखना z इक्वल पुट कर दो म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी z की वैल्यू ना बेटे। x इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी z की? पुट करो उसमें म्यू प्लस 2 सिग्मा माइनस म्यू अपॉन म्यू,
सॉरी बेटे सिग्मा है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो बेटे वैल्यू आ जाएगी 2। तो बेटे जेड की वैल्यू 2 आ गई, देखो है ना बेटे, जब x इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा हो तो जेड इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। ये तो बेटे प्लस है, जब माइनस होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, जब x माइनस 2 में होगा तो माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 3 होगा माइनस 3 हो जाएगा। बेटे इसका कहने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो बेटे ये एरिया क्लासिक है, ये वाला एरिया आपका z इज इक्वल टू -1 से z इज इक्वल टू +1 तक एरिया है। देखो z इज इक्वल टू -1 टू z इज इक्वल टू +1 का एरिया बेटे, ये वाला एरिया देखो, ये मैं डॉट कर रखा है, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होता है देखो कैसे निकलेगा ये वाला एरिया, या द प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू बेटे -1 टू +1 ये लिख रखा है मैंने, क्या होगा -1 टू +1 5z dz, और बेटे -1 टू +1। अच्छा हम बात कर रहे थे इसके एरिया के बारे में बात कर रहे थे, है ना, एरिया कहाँ कहाँ अप्लाई करता है, इसको बस समझ लो, समझने के लिए बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन हम जब करेंगे ना, क्वेश्चन इतने आसान होंगे आपको लगेगा क्वेश्चन में सिर्फ हम यही फॉर्मूला यूज किया करें, ये वाला बस, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। बट थ्योरी समझना इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगता रहेगा कि एरिया कितना कहाँ पर लाई करता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट यूनिट में हमें यही पढ़ना है सारा कि एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना नेक्स्ट यूनिट में भी, जो आपकी इस लार्ज सैंपल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने आपको ये तो बताया था कि टोटल एरिया कितना होता है आपका 1 होता है टोटल एरिया, तो ये हमने कुछ कुछ लेके बताए थे। देखो z इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू म्यू है तो z इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, पता है फॉर्मूला, इसमें पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू म्यू पुट कर दोगे तो z इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। देखो कैसे बना 0, है ना, पुट करो इसमें म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा तो 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा होगा तब इसमें म्यू प्लस सिग्मा पुट कीजिए इसमें, तो क्या बनेगा म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन सिग्मा बना आ गया। सिमिलरली x इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा पुट करोगे तो आपका z इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू प्लस 2 सिग्मा माइनस म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन सिग्मा, तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही आपका अगर x इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा है ना, ये वैल्यू है, तो z इज इक्वल टू क्या निकलेगा, म्यू प्लस 3 सिग्मा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 सिग्मा अपॉन सिग्मा, तो आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये तो वैल्यू हमने इस साइड की निकाली, पॉजिटिव साइड में x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, x इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, x इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, है ना, तो यहाँ पे क्या निकला 1 2 3 निकला है। अगर आप ऐसे ही x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा लोगे तो z आपका माइनस बनवा जाएगा, x इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 सिग्मा लोगे तो z इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू म्यू माइनस 3 सिग्मा तो z इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि -1 और +1 में कितने एरिया लाई करता है, -1 टू +1, z इज इक्वल टू -1 टू +1 कितने एरिया लाई करता है वो देखो आप। तो देखो ये हमने निकाला है एरिया बिटवीन -1 टू +1, ठीक है, पूरा ले लिया, तो इसे कैसे लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन -1 टू +1 5 जेड डी जेड लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है, पर ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यही कन्वर्ट हो जाता है, जब x की वैल्यू ये होती है तो z -1 बन जाता है, जब x इक्वल टू ये वैल्यू होती है तो z इक्वल +1 बन जाता है, डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया -1 टू +1 5 जेड डी जेड, ठीक है। अब देखो एरिया कह रहा है ना -1 टू +1 एरिया, देखना इसको, एरिया आपको निकालना है -1 टू, ये वाला है आपका, ये नॉर्मल कर्व है आपका, ठीक है। आपको एरिया निकालना है -1 तो आपका ये वाला हो गया, -1 तो ये वाला हो गया, और +1 आपका ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो डायरेक्ट लिख दे इसको 2 टाइम्स, देखो दोनों सिमेट्रिक एरिया होता है तो 2 टाइम्स 0 टू 1 लिख दो सीधे सीधा, 2 टाइम्स 0 टू 1 5 जेड डी जेड, और इसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, टेबल से, मतलब z इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या निकलेगी, टेबल देख लेंगे, देखो z इज इक्वल टू 1 पर टेबल में देखो वैल्यू क्या आ रही है, z इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू आ रही है ना 0.3413, है ना, तो ये वैल्यू पुट कर लो आप, देखो 0.3413 पुट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया। अब आपको परसेंटेज निकालनी, कितनी परसेंटेज लाई करता है, तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68% एरिया लाई करता है -1 टू +1 में, ठीक है। अब आप ये देखो -2 +2 में कितना लाई करता है, देखो अगेन -2 +2 में देखो एरिया, है ना, देखो ये आपका z इज इक्वल टू -2 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर z इज इक्वल टू +2 होगा, सेम होता है ना दोनों तरफ, सिमेट्रिक होता है, तो देखो ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये वाला एरिया कितना होता है देखो,
तो लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, z इज इक्वल टू -2 टू z इज इक्वल टू +2, क्या लिखोगे -2 टू +2 इंटीग्रेशन कर दोगे -2 टू +2 5z dz, ठीक है 2 और 0 टू 2 5z dz, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता होती है, ये वाली वैल्यू हमें z इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू देख लेंगे, z इक्वल टू वैल्यू कितने टेबल से देखो, z इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू देखो, डायरेक्ट लिख दें इसको, ये क्या था -2 +2 था, तुमने डायरेक्ट लिख दिया 0 टू 2, 0 टू 2 और 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स क्यों कर दिया, क्योंकि एरिया दोनों तरफ एक जैसा एरिया है ना, तो 0 से 2 तक का लिख दो एरिया और 2 टाइम्स कर दो, तो देखो, तो आप z इज इक्वल टू पे वैल्यू देखो, z इज इक्वल टू 2, z इक्वल टू पे वैल्यू कितनी आ रही है देखो 0.4772, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 0.4772, तो ये वैल्यू उसमें पुट कर दो 0.4772, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0.9544, अगर आप परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा 95.44% एरिया आपका कवर कर जाता है, माइनस z इज इक्वल टू -2 टू z इज इक्वल टू +2 में, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो z इज इक्वल टू -3 और +3 में कितना लाई कर जाता है, देखो लास्ट वाला एरिया, देखते रहना इसको, ठीक है। अब देखो ये z इज इक्वल टू आपका -3 ये वाला टर्म पॉइंट होगा ये वाला, और z इज इक्वल टू +3 आपका ये वाला पॉइंट हो, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया यहाँ से ले तक क्या ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया देखना है, ये वाला पूरा एरिया, तो सिमिलरली कैसे निकालोगे देखो आप, इंटीग्रेशन -3 टू +3 5z dz लिख दिया आपने, ठीक है, और इसको 2 टाइम्स क्यों कर दिया, आपको पता है दोनों तरफ एरिया सेम है, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट लिख दें z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से और एरिया ले लिया 0 टू 3 5z dz, क्लियर। इसकी आप वैल्यू टेबल से निकाल लेते हो, देखो 3 पर वैल्यू क्या आ रही है, देखो 3 पर वैल्यू आपकी आ रही है 0.4987, देखो ये वैल्यू आ रही है 0.4987, तो देखो वैल्यू आपने देखी 0.4987 लिखा आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9973 आ रहा है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 99.7 एरिया लाई कर जाता है -3 टू +3 में, है ना, इसलिए देखो टेबल आपकी 3.1 तक ही बनाई है ना। लास्ट में एरिया कितना बन जाता है, मैंने बोला था ना एक तरफ एरिया कितना होता है 0.5 होता है, तो देखो अल्टीमेटली लगभग 0.5 आ रहा है, 0. है ना 0.4993, क्लियर है। तो ये हमें थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया है ना, तो इसका तो मतलब हमारा क्या हो गया, मतलब इसलिए टेबल हमारी कितने तक बनाई है 3.3 तक बनाई है, 3.1 तक बनाई है टेबल, है ना, 3.1 तक लगभग हमारा एरिया कवर हो जाता है, ठीक है, ये इसका टेबल बनाने का लॉजिक था पूरा, ये समझाया मैंने, ठीक है ना। चलो अब हम देखो बेटा ये प्रॉब्लम्स हैं, अब यहाँ से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर्टी कई बार आ रखी है, एरिया प्रूफ करने के लिए, ठीक है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, तो बेटे आपका नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा √2 पाई e टू द पावर -1/t, सॉरी 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, जहां पर द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। टू कंडीशन देखो बेटे आप, एक तो एफ एक्स कैसा होता है आपका, एफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो आप इसमें, है ना, एक्स की वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, देखो एक्स कुछ भी पुट करके देखो, क्योंकि ई की पावर देखो ध्यान रखना, ई की पावर माइनस कुछ भी हो हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, ये हमेशा, क्योंकि ई की पावर -x² लिखा हुआ है, जैसे x की वैल्यू आप 1 ले लो सपोज, तो क्या बनेगा e टू द पावर -1, तो e की पावर -1 क्या होता है 1/e, और e की वैल्यू क्या होती है 1/e की वैल्यू होती है 2.718, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, कहने मतलब है ना, तो इसको e की पावर -x को कैसे होता है पॉजिटिव होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, रियल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपका क्या हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, एंड हमें प्रूफ करना है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, मतलब 1 प्रूफ करना है हमें, तो बेटे हम ले लेंगे एलएचएस, इसकी देखो क्या लिया एलएचएस -∞ एफ एक्स इंटू डी एक्स ले लिया हमने, क्या लिया हमने माइनस इंटीग्रेशन ले लिया हमने सीधा सीधा -∞ टू +∞, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, समझना इसको, ये ले लिया आपने, वैल्यू पुट कर लो, चलो मैं थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेता हूँ, ठीक है, -∞ टू +∞, इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या है देखो,
इस इंटीग्रेशन को मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझना इसको, ये हो गया ना। अब देखो मैं इसको लेट कर लेता हूं यहाँ पर, हियर लेट एक्स माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट 2 को भी ले लिया मैंने, अंडर रूट 2 और सिग्मा पूरे टर्म को ले लिया बेटे। क्यों लिया? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने पूरे को लेट कर लिया, टी लेट कर लिया मैं पूरे को। देखो तो देखो क्या बना, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करो इसे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या बन जाएगा, x माइनस म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सिग्मा टी बन गया आपका। क्लियर? अब आपने dx निकाला, dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dx इज इक्वल टू इसका 0 होता है और ये बचेगा अंडर रूट 2 सिग्मा इंटू डी टी। ये तो ये बन गया dx, ठीक है, dx बन गया आपका। अब आपको निकालनी है लिमिट, ठीक है, लिमिट निकालनी है। तो लिमिट देखो बेटे, लिमिट कैसे निकालोगे आप? लिमिट निकालना बहुत आसान है। देखो x की लिमिट दे रखी है, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है, क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। देखना इस लिमिट को, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है तो इसे पुट करोगे तो देखो देन t क्या आ जाएगा, देखो t इज इक्वल टू t क्या आ जाएगा, t माइनस इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट 2 सिग्मा। अब देखो माइनस इन्फिनिटी में से कुछ भी सबट्रैक्ट करोगे वो इन्फिनिटी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा, उसको डिवाइड करो तभी माइनस, तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली दिस लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब अगेन व्हेन x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी ले लिया आपने, देन लिमिट निकालिए, देन t इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट 2 सिग्मा। ठीक है, अब देखो प्लस इन्फिनिटी में से कुछ भी सबट्रैक्ट कर लो, प्लस इन्फिनिटी रहेगा वो, और डिवाइड करो तब प्लस, तो आपका प्लस इन्फिनिटी। तो लिमिट आपकी क्या रही, लिमिट आपकी बन गई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बन गई लिमिट टी की। ठीक है, टी की लिमिट अब क्या बनी, देखो लिमिट्स ऑफ टी बनी आपकी बिकम्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? तो देखो इसको लिख लो आप, क्या बना जी, लिख लोगे आप, तो देखो ये बन गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन गया आपका। क्लियर है? आप देखो 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ये लिख लिया आपने, इसको लिख दिया ई टू दी टी स्क्वायर बन जाएगा खाली। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे टर्म को ले लिया ना टी। अच्छा, dx की जगह क्या जाएगा, अंडर रूट 2, dx देखो अंडर रूट 2 सिग्मा इंटू डी टी। ये देखो बेटा, अब देखो बेटा इससे सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो गया, और देखो अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 भी कैंसिल होता है, अंडर रूट पाई बचेगा खाली आपका, ये भी अंडर रूट पाई बचेगा। तो अंडर रूट पाई को आपने बाहर निकाल दिया, अंडर रूट पाई आपका बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या बचा अंदर, देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ना, और बचा ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन में आता है ना, तो इसकी ऐसे इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई निकलती है, तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा अंडर रूट पाई, बट एग्जाम में कोई नीड नहीं लिखने की आपको, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो अंडर रूट पाई, इसकी वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट पाई आती है ना, तो प्रूफ हो जाता है। तो आपका ये अंडर रूट पाई टू अंडर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बेटा प्रूफ हो गया, है ना। अब दिक्कत है आपको ये दिखाना है तो दिखा भी सकते हो, जैसे मैं आपको चलो दिखा देता हूँ ना, इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई कैसे आती है, इसको समझो आप। देखो, अरे बेटा सॉरी, चला गया पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी वीडियो में बेटा रहेगा वो, है ना। अब मैं उसकी बेटी वैल्यू बता देता हूँ, वैल्यू कैसे आती है वो, गलती से डिलीट हो गया पूरा पूरा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये टर्म देखो, इस टर्म की वैल्यू देखो कैसे आती है, ये टर्म है ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अंडर रूट पाई, ये रहे अंडर रूट पाई लिखा ना आपने, ये है ना। अगर बेटे आपको देखो एग्जाम में नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए आता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब देखो मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे आता है। देखो लेट आई इज इक्वल टू क्या है आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। इसकी वैल्यू हमें अंडर रूट पाई दिखानी है, अंडर रूट पाई आती है वैल्यू, दिखानी नहीं है, आती है। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट। अब बेटे इसको मैं कुछ लेट कर लूँ, टी स्क्वायर को यहाँ से तो इंटीग्रेशन अलग चल रहा है, मैंने एक्स लेट कर लिया, तो टी क्या निकला यहाँ से, पूरे टर्म को ले लिया ना, तो टी आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 अंडर रूट हो जाएगा ना। हाँ, डी एक्स डी टी निकालो, डी टी आ जाएगा 1/2। बेटे सबसे पहले बेटे यहाँ प्रॉपर्टी लगा लो बेटे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये इवन फंक्शन है, देखो ई टू द पावर टी आ रहा है ना, टी स्क्वायर इवन फंक्शन, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से 2 टाइम्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया, किससे हो गया, बाई
प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी थी ना ये वाली, माइनस ए टू प्लस ए, अगर एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसे क्या ले सकते हैं, 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, इस प्रॉपर्टी से हमारा ये टर्म बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लेट कर लिए हमने ये, इसके बाद हमने ये लेट किया, ठीक है। तो ये बन गया आपका डी टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्लियर, ये बन गया डी टी। तो देखो बेटे लिमिट्स भी आपकी क्या हो जाएंगी, लिमिट्स टी की लिमिट क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू, देखो बेटा सॉरी, जब t इज इक्वल टू तुम्हारा 0 है, व्हेन t इज इक्वल टू 0 है, देन x कितना निकलेगा, x 0 निकल आएगा, ठीक है। व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देन x कितना, x भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लिमिट आपकी क्या बन जाएगी, लिमिट्स ऑफ x बन जाएंगे आपकी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो इसे, तो 2 तो आपका बाहर है, लिमिट बन गई 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। e टू दी पावर माइनस एक्स बन गया आपका, और dt की वैल्यू क्या है, 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये वाला 1/2 ये वाला 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया देखो, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बेटे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ये गामा फंक्शन, ये होता था गामा एन इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला देखो उसी तरह का है ना, तो इसकी वैल्यू होती थी गामा एन। तो ये क्या बन जाएगा आपका, गामा 1/2। और बेटे गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है √π होती है, इसकी वैल्यू √π, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको ये मैंने लिख रखा है साइड से, तो इसकी कोई नीड नहीं होती है दिखाने की, ठीक है। अगर आपको दिखाना हो तो दिखा, पर आपको आना चाहिए कि वैल्यू इसकी √π आती है इसकी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू √π पुट कर दी, और तो √π कैंसिल हो गया, 1 वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो दिस प्रूव दैट द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, यूनिट और यूनिटी लिखा आता है, कई बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी बेटे इनका मीन और वेरिएंस निकालने के लिए एग्जाम में कई बार आया है, और मैंने मीन और वेरिएंस इसके निकाले हैं, है ना, बाय यूजिंग द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग वीडियो तो कभी देखते नहीं, यूट्यूब पे तो वीडियो देखते ही नहीं हो, क्योंकि अभी तक इस वीडियो को शायद 22 या 23 34 35 लोगों ने देखा है, और वो भी हमारे कॉलेज के बच्चों ने देखा, क्योंकि कॉलेज के बच्चे वैल्यू नहीं समझते टीचर की कभी भी, तो सोचते हैं अरे पढ़ा रहा है बस ऐसे ही। तुम लोगों के लिए तो आईआईटी का बच्चा, आईआईटी का प्रोफेसर भी आ जाए, उसकी वैल्यू नहीं है तुम्हारे सामने तो कोई, है ना। तो इसलिए मैं करा नहीं रहा, तुम्हें वहां से देखना पड़ेगा, वहां से मैंने वहां पे बहुत अच्छे से कर रखा है, सिर्फ इसमें मीन और वेरिएंस ही निकाला है, तो वहां से आप देखोगे तो करोगे, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने वहां पे मीन, इसका मूवमेंट जनरेट फंक्शन निकलता है e की पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका मीन, इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मीन म्यू निकलता है, और वेरिएंस ही निकलता है, सिग्मा स्क्वायर ये निकलता है, तो देख लेना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इक्वल टू 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेटली, ये प्रूफ करना है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लगता है, मीन डेविएशन, उसमें 2/e इंटू सिग्मा प्रूफ किया था। इसमें क्या प्रूफ करना है हमें, इसमें प्रूफ करना है हमें 4/5 सिग्मा प्रूफ करना है इस वाले में। ये तो हमारा बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में था, सॉरी पॉइजन में था, ये वाला पॉइजन में था, ये हमें नॉर्मल प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, लिख भी रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन पे लिख रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको मुझे जरूर भी नहीं बताना, ठीक है ना। तो आपने देखो वी नो दैट मीन क्या होता है, म्यू होता है आपका, एंड एस सिग्मा एस डी होता है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, फॉर्मूला बताया था ना। अगर आपका डिस्क्रीट होता है तो इंटीग्रेशन आता है, सॉरी अगर डिस्क्रीट होता है तो आपका समेशन आता है, और कंटिन्यूअस होता है तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो मीन डेविएशन मॉड आता है, तो माइनस म्यू मॉड इनटू एफ एक्स इनटू डी एक्स, ये है, ठीक है। अब इसको आप लिख दो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू,
इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या है 1/2 अंडर रूट 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू है ना, ई टू दी पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, और इसको लिख दो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू, और बचा अंदर ई टू दी पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लास्ट अभी हमने बताया था, तो हम पूरे को क्या लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, पूरे को हम टी लेट कर लेंगे, टी लेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप बन जाएगा √2 सिग्मा टी, और डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा आपका डी टी। ठीक है, सॉरी, डी एक्स बन जाएगा आपका √2 सिग्मा इंटू डी टी, और लिमिट्स टी की आ जाएंगे, अभी बताया था मैंने आपको, लिमिट्स ऑफ टी बन जाएंगे आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये लिमिट्स बन जाएंगे आपकी। तो देखो पुट कर लो ये वैल्यू, तो क्या बनेगा, देखो 1/सिग्मा √2 पाई। ठीक है, ये आ गया 1/सिग्मा √2 पाई, बाहर है। ठीक है, इंटीग्रेशन देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स माइनस म्यू की वैल्यू क्या है, √2 सिग्मा टी, मॉड में लगा हुआ है, मॉड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगा हुआ है। अच्छा, ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, और dx क्या बन जाएगा, √2 सिग्मा इंटू डी टी। देखो सिग्मा टू सिग्मा कैंसिल हो गया, और √2 का √पाई बचेगा खाली यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना, √2 बच जाएगा आपका, √2 बाहर आ जाएगा, और एक सिग्मा भी बचेगा, तो √2 और यहां से √पाई बचा। ठीक है, और सिग्मा भी बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर आपका, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये बचेगा मॉड टी ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो बेटे, इस वाले टर्म की वैल्यू 1 होती है इसकी, है ना, तो आप देखो इसको मैं लिख सकता हूं √2/पाई इंटू सिग्मा। ठीक है, √2/पाई, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, √2/पाई कैलसी सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, वैल्यू आती है इसकी 0.797979 आ जाएगी इस वाले टर्म के, √2/पाई है ना, और सिग्मा। और बेटे इसको लिख सकते हो 0.8 सिग्मा, और 0.8 को क्या लिख सकते हो आप, 4/5 लिख सकते हो, 4/5 सिग्मा, ये प्रूफ करना था। अब देखो मेन है इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू अगर आपको दिखाना तो दिखा दो अलग से, अदरवाइज इसको आप इसकी वैल्यू देख लेना, इसकी वैल्यू 1 आती है, डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो 1, है ना, याद हो तो आपको। देखो मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट वैल्यू कैसे आती है 1 उसकी, देखो ये इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड टी ई टू दी पावर टी स्क्वायर इंटू डी टी, यही है ना, इवन फंक्शन है, देखो मॉड लगा हुआ है और यहाँ पे टी की पावर 2 इवन फंक्शन है, तो आपका क्या बन जाएगा प्रॉपर्टी से, 2 टाइम्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी मॉड टी ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। और मॉड की आप प्रॉपर्टी जानते हो, मॉड क्या होता है, टी होता है और माइनस टी होता है। ठीक है, टी कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसे लिख सकते हो 2 टाइम्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, और ये आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व करते थे आप, याद है फर्स्ट ईयर में, तो उसको लेट कर लेते पूरा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया आपने, तो यहाँ से टी क्या निकला, टी निकलेगा एक्स टू दी पावर 1/2, डी टी निकला आपका 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर, ये डी टी निकला आपका, और लिमिट्स आपकी क्या रहेंगी, लिमिट्स ऑफ एक्स 0 टू इन्फिनिटी रहेंगी लिमिट्स आपकी। ठीक है ना, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स इज इक्वल टू 0, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, और टी इज इक्वल टू क्या लिया आपने, एक्स टू दी पावर हाफ, एक्स टू दी पावर हाफ ई टू दी पावर माइनस एक्स, और डी टी क्या बना आपका 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखो दिस बिकम्स 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स
इंटू एक्स टू दी पावर क्या बना 1/2 और 1/2, तो ये बन जाएगा 1 और -1 ये बन जाएगा इंटू dx। अब देखो ये तो वही सेम फॉर्मूला बन गया, गामा n इज इक्वल टू क्या होता था 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x टू दी पावर n-1 इंटू dx, उसी तरह का बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज 1, तो दिस बिकम्स गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, उसकी वैल्यू 1 आती है। आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ करके दिखा दो, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया अपना, ठीक है। जैसे आप मैंने डायरेक्ट लिख रखा ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 भी लिख के आप पढ़ सकते हो, बता सकते हो इसको, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, ठीक है ना। तो ये 5 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए कई बार आया है। अब आप इसकी और प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।